तो अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? मोस्ट एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से ही बनी होती है, जो फंक्शन करती हैं एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, मीनिंग द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। ये एंजाइम्स क्या करेगी? कोई जो रिएक्शन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल ए का कन्वर्जन हो रहा है बी में, तो अगर उसको 1 घंटा लग रहा है, तो अगर हम उसमें एंजाइम ऐड कर देंगे स्पेसिफिक, तो वो रिएक्शन 1 मिनट से 2 मिनट 3 मिनट में खत्म हो सकता है। इतना जो एंजाइम्स है वो रिएक्शन को फास्ट कर सकती हैं। तो वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती हैं, स्पीड अप करती है केमिकल रिएक्शन को, और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, यानी कि कोई बीच में हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करेंगी वो कि ए का क्रिएशन बी में होने की जगह सी में हो जाए बिकॉज एंजाइम का कुछ अलग रिएक्शन हुआ। नहीं, एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं करती है रिएक्शन में, बस उसको स्पीड अप कर देती है। ऑल्दो प्रोटीन्स मेक अप द मेजोरिटी ऑफ एंजाइम्स, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो एंजाइम्स की तरह फंक्शन करती है और उन्हें कहा जाता है राइबोजाइम्स। लाइक ऑल प्रोटीन्स, एंजाइम्स का भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। इनका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही एक्टिव साइट जो है वो क्रिएट होती है। एक्टिव साइट वो स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पे एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। अगर आपने लॉक एंड की थियरी पढ़ा होगा, तो एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट का शेप होता है वो एक दूसरे के स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि वो जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट में आके फिट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से उनका शेप होता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करें, तो जो हम देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है, जो कि प्रोटीन बैकबोन होता है, वो फोल्ड होता है इन अ स्पेसिफिक वे, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स 3D शेप। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं ना एंजाइम्स, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा वो फोल्ड होगा एक स्पेसिफिक वे में, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स 3D शेप। दिस फोल्डिंग फॉर्म्स वेरियस पॉकेट्स एंड सर्वाइसेस, मतलब फोल्डिंग की वजह से क्या होगा, बहुत सारे खड्डे, क्लेफ्ट्स जिनको बोलते हैं, पॉकेट्स बोलते हैं, इस तरीके से शेप्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। अभी जो पॉकेट्स होते हैं इनका पर्टिकुलर शेप होता है, और इनमें से ही एक जो है वो एक्टिव साइट की तरह काम करेगा, जहाँ पे सबस्ट्रेट या फिर जो मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ एंजाइम को एक्ट करना होता है वो आके फिट हो जाएगा, वैसे ही जैसे एक लॉक जो है वो की में फिट होता है। अब एंजाइम्स हैं वो काम कैसे करती हैं? जो एक्टिव साइट होता है ना एंजाइम का, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, वो एंजाइम को अलाउ करता है टू स्पीड अप द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स मेक स्पेसिफिक रिएक्शंस हैपन मच फास्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन अपने आप ए से बी में कन्वर्ट होने वाला था, वो अगर अब एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होगा तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस जो है कभी कभी मिलियन टाइम्स फास्टर हो जाता है। ठीक है, मिलियन टाइम्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस, ये जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है कैटालिसिस, इसीलिए एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो काफ़ी नेसेसरी रिएक्शंस को जो है क्विकली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाती हैं। अगर हम कंपेयर करें एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट को, तो एंजाइम जो है वो काफ़ी डिफर करती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट मतलब जो मेटल कैटालिस्ट होते हैं जिनको लैब्स में यूज़ किया जाता है। अब उनके की डिफरेंसेस क्या है? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी और हाई प्रेशर पे भी काफ़ी अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन एंजाइम्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, हर चीज़ में सेंसिटिव होती हैं। उनको हर चीज़, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, पीएच हो, उनको फेवरेबल ही चाहिए, उतना ही चाहिए जिसमें वो सर्वाइव कर सकते। थोड़ा भी कम या ज़्यादा होता है तो एंजाइम्स डी नेचर हो जाती हैं, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, तो वो बेस्ट कब काम करेगी? बॉडी टेम्परेचर्स पे। अगर 40 डिग्री से थोड़ा भी ऊपर टेम्परेचर होता है तो एंजाइम्स जो है वो डी नेचर हो जाती हैं। अगर हम उन्हें हीट करें, बहुत ज़्यादा हीट करें, तो एंजाइम्स अपना शेप जो है वो खो देती हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनेचरेशन, जो डिस्ट्रॉय कर देता है उनके एक्टिव साइट को और उन्हें नॉन फंक्शनल बना देता है। हावेवर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ एंजाइम्स जो हैं जो आइसोलेट की गई हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स में से जो कि सरवाइव करते हैं एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि हॉट वेंट्स हो गए, सल्फर स्प्रिंग्स हो गए, या फिर वो थर्मली स्टेबल होंगे, यानी कि अगर किसी
कोई ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे हॉट एनवायरनमेंट्स में, एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर रहा है, तो उसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाएंगे वो भी उतने टेम्परेचर पे सर्वाइव करेंगे, थर्मली स्टेबल होंगे। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको थर्मोफाइल्स कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एकदम हाई एक्सट्रीम जो हॉट एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं उनको थर्मोफाइल्स कहा जाता है, और उनके एंजाइम जो हैं वो स्टेबल रहेंगे और एक्टिव रहेंगे एट हाई टेम्परेचर। कभी कभी 80 to 90 डिग्रीज तक वो स्टेबल रह पाते हैं। दिस थर्मल स्टेबिलिटी मेक्स देम वैल्यूएबल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दैट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। अगर कोई प्रोसेस करना है जिसमें हाई टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पे ऐसे एंजाइम्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। why are enzymes important? Enzymes जो हैं वो essential होते हैं for all life processes. They play roles in digestion, DNA replication, energy production and much more. Without enzymes, reactions in our body would happen too slowly to sustain the life. तो इस वजह से enzymes जो है बहुत ज़्यादा important होते हैं। Alright, so now we are diving into the basics of chemical reactions and enzymes. Two fundamental, two foundational concepts that drive all biological processes in the body. केमिकल रिएक्शंस और एंजाइम्स दोनों ही बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए जो बॉडी में होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट सब्सटेंस कैन अंडरगो। दो टाइप के चेंज होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस के साथ दो टाइप के चेंजेस पॉसिबल होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिजिकल चेंज की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आइस जो है वो मेल्ट होती है तो कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर, यानी कि उसका जो फिजिकल जो एक उसका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है, लेकिन उसका जो शेप है, उसका जो शेप और स्टेट है वो चेंज हो चुका है, लेकिन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के वो सेम रहेंगे अभी भी। तो इसे फिजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी बॉन्ड्स जो है वो ना ही तो बनते हैं और ना ही टूटते हैं। तो आप, आई होप फिजिकल चेंज क्या होता है आपको समझ में आ गया है। एग्जाम्पल मैंने आपको आइस इंटू वाटर करके बताया। उसके बाद जो है हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो इसको हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से समझते हैं। जब आप मिक्स करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो ये BaOH ट्वाइस होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप मिक्स करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तब वो दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं बेरियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है, और इसलिए हम इसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो आई होप फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या होगा जब दो मॉलिक्यूल साथ में रिएक्ट करते हैं तो कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए फॉर्म होते हैं और एक नया ही मॉलिक्यूल बन के बाहर आता है, नया सब्सटेंस, एंटायरली न्यू सब्सटेंस बन के बाहर आता है, जिसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इन शॉर्ट, अ केमिकल रिएक्शन इज वेयर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू वंस आर फॉर्म्ड लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। Now let's talk about how fast these reactions occur. Rate of reaction का मतलब क्या, स्पीड क्या होती है रिएक्शन की। The rate of reaction tells us how quickly products form, कितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। You can think of it as the speed of the reaction. रिएक्शन का स्पीड क्या है, जो कि डिपेंड करती है ऑन फैक्टर्स लाइक स्पेशली टेम्परेचर। टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि कितना फास्ट जो रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मिक्सिंग करके जब ये फॉर्म हुआ तो ये कितना फास्ट फॉर्म होगा, वो डिपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा किस पे, टेम्परेचर पे। हियर द थंब रूल, बहुत सारे रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो रेट होता है रिएक्शन का रफली डबल हो जाता है। ठीक है, आपका जो रिएक्शन रेट है, अगर पहले रिएक्शन 1 घंटे में हो रहा था तो अब शायद वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर को बाई 10 डिग्री घटा देते हैं तो जो रिएक्शन का रेट है वो हाफ हो जाता है, यानी टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, रिएक्शन को टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया कि आप 10 डिग्री कम या ज़्यादा करते हैं उससे जो रिएक्शन है उस पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स की, कि जो एंजाइम है उनका रोल क्या होता है एज ए कैटालिस्ट।
नाउ दिस इज वेयर एंजाइम्स कम इन एंड दे आर प्रिटी अमेजिंग, ठीक है। एंजाइम्स आर लाइक बायोलॉजिकल हेल्पर्स और कैटलिस्ट हम बोल सकते हैं दैट स्पीड अप रिएक्शन। ओके, सो enzymes work in a way that they will act as a biological helper or catalyst, and they will definitely increase the speed of the reaction. Without enzymes, many reactions in our body would happen too slowly to sustain life, ठीक है। लाइफ हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सके, उसके लिए जो रिएक्शंस होती है बॉडी में वो काफ़ी जल्दी होनी चाहिए। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो जो प्रोसेसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और शायद इंसान उससे ज़िंदा भी ना रह पाए। तो एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और दोनों साथ में रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3। अगर ये रिएक्शन अपने आप होता है तो ये एक्सट्रीमली स्लो होगा, और जो लगभग एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड ही फॉर्म होंगे, ठीक है। सुन लीजिए, बहुत स्लोली ये रिएक्शन होने वाला है, एक्सट्रीमली स्लो, और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड जो है फॉर्म होने वाले हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक एंजाइम जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस हम इसी में डाल देते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो इंक्रीज हो जाती है कितना, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। आप इमेजिन कर सकते हो कि जब नहीं था एंजाइम तो 200 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड एक घंटे में फॉर्म हो रहे थे, और अब पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक एंजाइम सिर्फ हमने डाल दिया जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो आप सोच सकते हो कि ये 10 मिलियन टाइम फास्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन हो चुका है। तो एंजाइम्स जो बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि वो जो रिएक्शन होता है, असेंशियल रिएक्शंस होते हैं, उनको बहुत जल्दी बहुत क्विकली कंप्लीट करवा देते हैं, और वो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो एंजाइम्स होती है उनको रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, हर जगह बॉडी में इन्वॉल्व किया जाता है। अगर हम बात करें उन केमिकल रिएक्शंस की जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज में होते हैं, तो वो जो होते हैं, जितने भी पाथवेज होते हैं, सब के सब कैटलाइज किए जाते हैं बाय डिफरेंट एंजाइम्स, जिसमें क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इजीली ब्रेक डाउन या फिर बिल्ड अप किया जा सकेगा बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज में होते ही होते हैं, और हर एक स्टेप पे हर एक डिफरेंट एंजाइम का रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे होता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ठीक है। तो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, वो एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें हर स्टेप पे एक एंजाइम काम करता है जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। तो ये एक पूरा एंजाइम कैटलाइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके एंड में एक एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं पायरुविक एसिड। हर स्टेप को एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस एफिशिएंटली और कंट्रोल्ड वे में किया जा सकता है। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे के, वो जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर हम इसी की बात करें जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, अगर ग्लाइकोलाइसिस के कंडीशंस जो होते हैं वो चेंज हो जाए तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन लो होता है यानी कि एनारोबिक कंडीशन होती है, तब ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो पायरुविक एसिड ना होके बल्कि लैक्टिक एसिड होता है। कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीजन की कमी में एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। अंडर नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल एरोबिक कंडीशन होगा तो वो पायरुविक एसिड ही फॉर्म करेगा। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो फर्मेंटेशन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस से इथेनॉल यानी कि एक अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है। तो जो एंजाइम्स होती हैं वो सेल को अलाउ करती हैं केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने में, और इंश्योर करती हैं कि जो रिएक्शन है वो राइट टाइम और प्लेस पे हो जाए, अडेप्टिंग टू डिफरेंट कंडीशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, वो एंजाइम्स अपने हिसाब से ही करेंगे, नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जो एंजाइम है वो इस तरीके से काम करेगी कि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाए। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो एंजाइम इस तरीके से काम करेगी कि पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाए।
और अगर ईस्ट की बात करें फर्मेंटेशन के दौरान, तो ग्लाइकोलाइसिस इस तरीके से होगा कि वो इथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एंजाइम्स का जो रोल होता है वो काफी सिग्निफिकेंट होता है बॉडी में। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट एंजाइम्स। ऑल राइट, तो ये जो एंजाइम्स होती हैं इतना हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जेशन कैसे लेके आती हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करती हैं, तो उसके लिए हम पहले कुछ बेसिक से टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे सबस्ट्रेट की, जिसे एस से डिनोट किया जाता है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पे एंजाइम एक्ट करेगी और उसे कन्वर्ट करेगी इनटू प्रोडक्ट। उसके बाद आता है दूसरा वर्ड जिसे कहते हैं एक्टिव साइट। जो एंजाइम होता है वो इटसेल्फ एक प्रोटीन है जिसका एक यूनिक 3D शेप होता है, इंक्लूडिंग अ स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड द एक्टिव साइट। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसे एक्टिव साइट बोला जाता है। ये जो एक्टिव साइट होता है वो एक पॉकेट की तरह होता है, एक छोटे खड्डे की तरह, या फिर आप उसे क्लेफ्ट बोल सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। ठीक है, यहाँ पे आके जो सबस्ट्रेट है वो परफेक्टली फिट हो जाता है। तो ये जो एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेट से बाइंड कैसे करती है, आप इमेजिन कर सकते हो एंजाइम को एज ए लॉक एंड सबस्ट्रेट को एज ए की। फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, सबस्ट्रेट को जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में अच्छे से प्रिसाइसली फिट होना रहता है। तो जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से, दे फॉर्म व्हाट वी कॉल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे, एक्टिव साइट से फिट हो जाएंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस बाइंडिंग इज ए टेम्पररी फेस, और ये जो बाइंडिंग होता है वो टेम्पररी होता है। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा और एंजाइम जो है अब वापस रेडी हो जाएगी एक दूसरे सबस्ट्रेट पे एक्ट करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे दो टर्म्स को, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। इसे बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ हम समझने वाले हैं। अब ये जो है दोनों बहुत ही क्रूशियल पार्ट होते हैं। जब रिएक्शन होता है तो जो सबस्ट्रेट है ना वो इमीडिएटली अचानक से एक चुटकी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, वो पहले एक स्टेट में पहुंचता है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, जो कि एक इन बिटवीन फेज होता है, जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो ना तो पूरी तरीके से सबस्ट्रेट होता है, ना ही पूरी तरीके से प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वो एक बीच का इन बिटवीन जो है ना फेज होता है, एक स्टेट होता है जिससे सबस्ट्रेट को गुजरना होता है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। टू रीच दिस ट्रांजिशन स्टेट द हाँ, आप इसको ना एक माउंटेन की तरह इमेजिन कर सकते हो कि सबस्ट्रेट को जो है एक माउंटेन क्लाइम करना है ताकि वो कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। अब उसको ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम एक माउंटेन की तरह कंसिडर कर रहे हैं, इसको ये माउंटेन को चढ़ने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसे आप एक माउंटेन की तरह इमेजिन कीजिए। आप जैसे जैसे माउंटेन में ऊपर की तरफ जाएंगे, एकदम पीक पे आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और आप इसी को एक्टिवेशन एनर्जी समझ सकते हैं। यू कैन थिंक दिस एज एनर्जी नीडेड टू गेट अप एंड ओवर द हिल। आपको जैसे जैसे हिल पे ऊपर चढ़ना है वैसे वैसे आपको जो एनर्जी चाहिए उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब ट्रांजिशन स्टेट जो है, जो इन बिटवीन फेज जिसे हमने एक माउंटेन की तरह कंसिडर किया है, वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, उतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हमको चाहिएगी। आप खुद सोच सकते हैं, आप एक छोटे माउंटेन पे चढ़ते हैं आपको कम एनर्जी लगेगी, लेकिन आपको कुछ कोई बड़ा माउंटेन जो है वो क्लाइंब करना हो तो आपको ऑफकोर्स ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ऑन अ ग्राफ, अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है is represented as a peak where the potential energy at its highest। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ये जो एनर्जी सबसे हाईएस्ट जो पीक होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एंजाइम नहीं था तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये विदाउट एंजाइम है ऊपर ऊपर वाला। लेकिन जब हमने सबस्ट्रेट में एंजाइम ऐड कर दिया तो ये जो एनर्जी है वो हमें कम लग रही है। यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रांजिशन स्टेट यानी कि जो टाइम है, जो फेज है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन का, अगर वो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि माउंटेन अगर बहुत बड़ा है तो आपको चढ़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो वैसे ही जब एंजाइम नहीं होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और जो माउंटेन है वो काफ़ी बड़ा होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है। लेकिन जब सबस्ट्रेट में हमने एंजाइम डाल दिया है, ठीक है, तो वो जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो
टाइम है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन जो है वो टाइम जो है कम हो जाएगा, यानी कि जो माउंटेन है वो छोटा हो जाएगा। और जब छोटा माउंटेन होता है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। तो आप एक ग्राफ से देख सकते हैं कि जब हमने एंजाइम डाला है तो कितना डिफरेंस दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेशन एनर्जी का। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, अगर वो लेस एनर्जी उसमें होती है कंपेयर टू द स्टार्टिंग जो सबस्ट्रेट होता है, तो जो रिएक्शन होती है वो एनर्जी रिलीज करती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर को जो रिएक्शन है उसे एनर्जी चाहिए होती है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि अगर कोई रिएक्शन एनर्जी मांग रहा है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। When a reaction is exothermic, whether a reaction is exothermic or endothermic, it must reach transition state first. उसका ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचना पहले बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जो एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कैसे करता है? So how do enzymes help? Enzymes lower the activation energy, meaning they reduce the height of the mountain. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जो माउंटेन बन रहा है इसका जो हाइट है इसे जो एंजाइम है वो कम कर देती है। ठीक है, जो सबस्ट्रेट को चढ़ के जाना है, जिससे सबस्ट्रेट को गुजर के जाना है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो अगर इसकी हाइट कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो एनर्जी है ये माउंटेन चढ़ने के लिए वो बहुत कम लगने वाली है। दे डू दिस बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देती है, उसको ईजी बना देती है फॉर द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। दिस इज वाई रिएक्शन दैट वुड अदरवाइज टेक आवर्स, डेज और इवन ईयर्स can happen in seconds, literally in seconds, with the help of enzymes. They lower the energy barrier. Okay, they will lower the energy barrier, allow the substrate to transform into the product much faster and at also body temperature. No extra heat or energy is required. So why this matters in biological system? Enzymes का मतलब इतना इंपॉर्टेंस क्यों है बायोलॉजिकल सिस्टम में? तो एंजाइम्स के बिना जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होंगे कि वो लाइफ को सपोर्ट तक नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करो डाइजेशन को, सेलुलर रेस्पिरेशन को, तो एंजाइम इनको बहुत फास्ट कर देती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज भी कर देती है क्विकली और एफिशिएंटली, जिसकी वजह से सेल्स जो है तुरंत एनर्जी को यूज़ करके अपना जो फंक्शन होता है वो कर पाती हैं। उसके लिए कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस मैटर नहीं करती। ठीक है, अगर एंजाइम्स नहीं होगा तो आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट होने में इतने साल लग जाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा, घंटों लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे शायद, कि आपकी सेल्स को टाइम पे एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी। सो दिस इज वाई एंजाइम्स प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन और एंजाइम्स कैसे कैटेलाइज करती है रिएक्शन को थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कैटालाइटिक साइकिल। तो ये जो साइकिल है ये एक्सप्लेन करती है हमें कि कैसे एंजाइम्स जो हैं वो रिपीटेडली बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट को, उसे कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, और उसके बाद प्रोडक्ट को रिलीज करके देन दे अगेन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड। नाउ दे विल कन्वर्ट अनदर सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। सो इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। पहला जो स्टेप है वो है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बाइंडिंग का। तो एंजाइम को हम लेट्स कॉल इट ई और सबस्ट्रेट को हम बोलेंगे एस। ओके, तो जो एंजाइम होता है उसमें एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसे कहा जाता है एक्टिव साइट, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है क्या है। वो एक यूनिक पॉकेट जैसा या फिर एक खड्डा, ग्रूव जैसा होता है जहाँ पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके बाइंड कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने समझाई ऑलरेडी लॉक एंड की मॉडल से। तो जब सबस्ट्रेट जो है वो आके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा तब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड हो जाते हैं तब उसे कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट पे के बाइंड होता है कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। ये जो एंजाइम है वो स्लाइटली जो है अपना शेप चेंज करती है ताकि वो अच्छे से सबस्ट्रेट को कवर कर ले और एकदम अच्छे से फिट हो जाए। इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट, यानी कि जो फिट होता है वो इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है इसे। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हैंडशेक करने के टाइम पे दोनों हैंड्स जो है वो स्लाइटली एक दूसरे को एडजस्ट हो जाते हैं टू गेट अ बेटर ग्रिप। उसी तरीके से जो एक्टिव साइट है वो खुद को थोड़ा सा बदल के एकदम अच्छे से फिट कर लेती है सबस्ट्रेट को खुद के अंदर।
ये जो क्लोज फिट होता है वो इंश्योर करता है कि एंजाइम जो है वो इंटरेक्ट कर सके ज़्यादा एफिशिएंटली सबस्ट्रेट के साथ, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा, कैटालाइसिस होगा और जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगी और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ये कैसे होगा, जो सबस्ट्रेट है वो टाइटली बाउंड होता है एक्टिव साइट के साथ, तो जो एंजाइम है वो अब उस पर काम कर सकती है। जो एक्टिव साइट होता है ना, उसमें स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। एंड जो एक्टिव साइट है उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा सबस्ट्रेट का इनटू प्रोडक्ट। अभी जो प्रोसेस होता है इसमें सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था। अब जैसे ही जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो अब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये काफी शॉर्ट लिव्ड फेज होता है जहां पे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो एंजाइम से बाउंड रहेगा, ठीक है, और उसकी वजह से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, काफी शॉर्ट लिव्ड फेज होता है। इसके बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो रिलीज होगा और एंजाइम साइकिल जो है वो एंजाइम जो है वो रिसाइकलिंग करने लगेगी। फाइनली प्रोडक्ट रिलीज होगा इन द फॉर्म रिलीज होगा फ्रॉम द एंजाइम के एक्टिव साइट से, एंड द एंजाइम ई जो है वो रिटर्न हो जाएगा अपने ओरिजिनल शेप में। जो उसने इंड्यूस फिट किया था वो अब वापस ठीक करके पहले की तरह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब जो एंजाइम है वो रेडी है किसी न्यू सबस्ट्रेट को बाइंड करके उसको वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और एक नया कैटालाइटिक साइकिल अगेन जो है करने के लिए। तो ये जो साइकिल है वो इतना मैटर क्यों करती है, ये साइकिल एसेंशियल इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से जो एंजाइम है वो एक बार कैटालाइसिस करके खत्म नहीं हो जाता है, कंज्यूम नहीं हो जाता रिएक्शन में। जो एंजाइम है वो वापस से रिसाइकलिंग मतलब वापस से जो साइकिल है उसे रिसाइकल कर सकता है, दोबारा से किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। एक बार प्रोडक्ट को रिलीज किया देन अगेन इट गेट्स रेडी टू कन्वर्ट अनदर सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ये जो है वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे हमने पहले पढ़ा। एक बार जैसे ही रिएक्शन हो जाती है तो वापस से रेडी हो जाते हैं किसी न्यू सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो एफिशिएंसी होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, एज एंजाइम्स एनेबल रैपिड एंड कंट्रोल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द सेल। So remember, enzymes aren't changed by the reaction. They are like tools that can be used repeatedly, making them highly efficient catalyst in the biological system. ऑल राइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। एंजाइम्स जो होती हैं काफ़ी सेंसिटिव होती हैं टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में ज़रा सा भी चेंज होता है, सेवरल कंडीशंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिविटी जो है वो भी हिंडर होने लग जाती है। जो कंडीशंस होती है या तो वो एनहांस हो जाए या फिर उनके जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो भी एनहांस या फिर रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं हम इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर और पीएच की। जो एंजाइम्स होती है वो प्रोटीन्स होती है जैसे कि हमें पता है, उनका स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होता है ताकि वो सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से बेस्ट अपना काम कर सके। अब इस चीज़ की वजह से उनका जो काम होता है वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच में ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हो पाता है, जिसे उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। ठीक है, तो जो एंजाइम होगी वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ही सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टिविटी दे पाएंगी। अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर फिर पीएच में ऊपर नीचे होता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को डेफिनेटली हिंडर करने वाला है, क्योंकि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जितने भी एंजाइम्स होती है उनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच होता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स होती हैं वो यूजुअली सबसे ज़्यादा बेस्ट काम कब करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब जो इफेक्ट होता है लो और हाई टेम्परेचर का वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो लो टेम्परेचर होता है वो एंजाइम को डैमेज नहीं करता है बट उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो टेम्पररीली इनएक्टिव हो जाती है। कब, लो टेम्परेचर्स पे। और इसी वजह से जो रेफ्रिजरेटेड फूड होता है उसमें क्या होगा, जो एंजाइम्स होती हैं
जो एंजाइम्स होती हैं वो उसमें जो बैक्टीरिया एक्ट करता है उनके अंदर जो एंजाइम्स होगी वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, इस वजह से वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम फूड को जो है वो रेफ्रिजरेट करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे जो है एंजाइम डी नेचर हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब एक एंजाइम डी नेचर होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अब सबस्ट्रेट को ठीक से बाइंड नहीं कर पाएगा और अपना जो फंक्शन होता है उसे परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो प्रोटीन होते हैं एग्स के अंदर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं जब उसको हीट किया जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं और एंजाइम्स प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ पीएच की, तो पीएच जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका एक ऑप्टिमल पीएच होता है। फॉर एग्जांपल जो पेप्सिन होता है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है स्टमक के अंदर, ऑफ कोर्स स्टमक में है तो उसे सबसे ज़्यादा बेस्ट कहाँ पे काम करेगा, वो एसिडिक कंडीशंस में। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की जो कि इंटेस्टाइन में होता है, तो वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में अपना बेस्ट दे पाता है, सबसे ज़्यादा काम कर पाता है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा लो है या फिर बहुत ज़्यादा हाई है तो एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन की, तो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। अब वो कैसे काम करता है वो आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले तो क्या होता है, जब हम बहुत सारा सबस्ट्रेट डाल देते हैं तो एकदम से जो इनिशियल जो एक्टिविटी होती है ना वो इनिशियली इंक्रीज हो जाती है। कैसे होती है, जैसे आप इंक्रीज करोगे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम के साथ कोलाइड होने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो जितने भी एंजाइम्स होंगे उन सबको ऑलमोस्ट सबको सबस्ट्रेट जो है कोलाइड होकर मिल ही जाने वाला है। तो एकदम एकदम से जो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो चुका है और जितने भी एंजाइम्स है वो एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये जो इंक्रीज होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। जैसे ही एक बार एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को अच्छे से बाइंड हो चुके हैं तो रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाता है। अब सोचिए जितने भी एंजाइम है सबका सबस्ट्रेट बाइंड है तो जो रिएक्शन है मैक्सिमम वेलोसिटी पे हो जाएगा, एकदम से सब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं एट दिस पॉइंट। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसे कहा जाता है वी मैक्स। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आप उसमें ज़्यादा सबस्ट्रेट डालते हो ये सोच के कि जो एक्टिविटी है वो और बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जितने भी एंजाइम्स हैं उन सब के एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है, तो अब अगर आप सबस्ट्रेट और ऐड करते हो तो उसकी वजह से कोई इंक्रीज जो है वो नहीं होने वाला है। अब एक जो फैक्टर और है जो इन्फ्लुएंस करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, उसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। उसमें क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो कभी कभी स्पेसिफिक केमिकल्स की वजह से भी इनहिबिट अफेक्ट हो जाते हैं, उसे कहा जाता है इनहिबिटर्स, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी होती है एंजाइम एक्टिविटी वो डिक्रीज या फिर कभी कभी स्टॉप भी हो जाती है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। पहले एक जो टाइप ऑफ इनहिबिटर उसकी बात करें तो वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जिसे बोलते हैं। ये कब होता है, जब कोई मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट है उसे क्लोजली रिजेंबल करता हो। ठीक है, लेकिन वो सबस्ट्रेट नहीं है, बस उसे रिजेंबल करता है। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा सिमिलर लगता है कि वो इनहिबिटर जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है जिसको प्रोडक्ट में हमें कन्वर्ट करना है वो तो बाइंड हुआ ही नहीं, तो एक्टिविटी डेफिनेटली जो है वो इन्फ्लुएंस हो गई, इफेक्ट हो गई। तो जब इनहिबिटर बाइंड कर जाता है उसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे, इस एज अ रिजल्ट एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, मेलोनेट जो कि इनहिबिट करता है एंजाइम सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस को। कैसे, क्योंकि जो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस है उसका एक्चुअल जो सबस्ट्रेट है वो होता है सक्सिनेट। ठीक है, जो एंजाइम का एक्चुअल सबस्ट्रेट है, लेकिन जो मेलोनेट है वो सक्सिनेट की तरह हूबहू दिखाई देता है, तो मतलब उसका स्ट्रक्चर भी वैसा होगा तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा। तो जो सक्सिनेट है वो बाइंड नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म, डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होने वाला, जिसकी वजह से यूजुअल रिएक्शन नहीं होता है और एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है।
फिर अगर हम बात करें मेडिकल एप्लीकेशंस में, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है एज मेडिसिन टू कंट्रोल बैक्टीरियल इनहिबिशन। बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल एंजाइम्स वी कैन स्लो डाउन और स्टॉप द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। काफ़ी ईजी है समझने में भी, बहुत ईजीली याद भी हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में। जो एंजाइम्स होती हैं वो बहुत ही असेंशियल बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती हैं। ईच एंजाइम हर एक एंजाइम जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती है ताकि वो कैटालाइज कर सके एक स्पेसिफिक रिएक्शन को। अब एंजाइम्स जो है उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बहुत सारे एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं, स्टडी किए जा चुके हैं, और उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने उनको ऑर्गेनाइज किया है इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे फैसिलिटेट। किस तरीके का रिएक्शन वो फैसिलिटेट करते हैं उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया है। जो एंजाइम्स है उनको 6 मेन क्लासेस में डाला गया है, और हर एंजाइम का उसमें फिर उन क्लास जो वो मेन क्लासेस उनका फिर सब क्लासेस भी होते हैं। उनको एक 4 डिजिट कोड असाइन किया गया है, एक यूनिक कोड जो हेल्प करता है एंड टू आइडेंटिफाई द एंजाइम्स। तो हम एक एक क्लास को डिटेल में देख लेते हैं। पहले सबसे पहला जो क्लास है वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इन दीज रिएक्शंस एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा जिसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है, जिसे रिडक्शन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो है क्लास है वो है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज जो होता है वो ट्रांसफर करता है एक स्पेसिफिक ग्रुप को अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, याद रखना है अदर देन हाइड्रोजन। दिस ग्रुप कुड बी मिथाइल, असाइल, अमाइनो और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस की, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं जो कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके वो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। दिस एंजाइम्स एक्ट ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स इंक्लूडिंग एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हेलाइड और कार्बन फॉस्फोरस बॉन्ड्स, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स। दे आर क्रूशियल इन डाइजेशन, जहाँ पे वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को लाइक प्रोटीन्स, फैट्स और एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आते हैं लैसेस। लैसेस जो है वो रिमूव करते हैं ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है, ग्रुप को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट। हाइड्रोलिसिस की तरह नहीं है, दे डू सो विदाउट यूजिंग वाटर, वाटर यूज नहीं करते हैं। ऑफन लीव अ डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट उसमें डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस लैसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन द रिएक्शन वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड रिजल्टिंग अ मॉलिक्यूल विथ अ डबल बॉन्ड। उसके बाद आते हैं आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस जो होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में एटम को यहाँ से वहाँ रीअरेंज करेंगे ताकि वो आइसोमर फॉर्म कर सके। दिस मीन्स वो हेल्प करते हैं टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अनदर इंक्लूडिंग ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इन द प्रोसेसेस वेयर मॉलिक्यूल नीड टू बी स्विच टू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर विदाउट एडिंग और रिमूविंग एटम्स, यानी कि एटम्स को रिमूव या फिर ऐड किए बिना ये जो है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में स्विच कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल को। जो लास्ट वाला है लाइगेसिस। लाइगेसिस जो होता है वो दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है बाय फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स लाइक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन। लाइगेसिस जो होते हैं पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर में, जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं डीएनए के पीसेस को। सो ये था क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, जहाँ पे हमने उसके 6 मेन क्लासेस पढ़े, और वो जो 6 मेन क्लासेस है उनका रोल क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। Now let's dive into the topic of cofactors and how they help enzymes carry out their catalytic activities. आप सोचिए कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन मशीन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो उनको कभी कभी जो है वो कुछ सर्टेन हेल्पर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना फंक्शन एफिशिएंटली कर सके, ठीक है। कभी कभी नहीं, हमेशा ही होती है हेल्पर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत, और उन हेल्पर मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है कोफैक्टर्स। जब एक एंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है तो उसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन पोर्शन जो है अलोन, जिसे एपो एंजाइम कहा जाता है, इज़ नॉट इनफ टू कैटालाइज अ रिएक्शन, यानी कि
जो सिर्फ प्रोटीन पोर्शन होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, तो उसमें जो प्रोटीन पार्ट है उसे एपो एंजाइम कहा जाता है। तो वो अकेला काफ़ी नहीं है कि वो पूरे रिएक्शन को कैरी आउट कर लेगा, उसे कुछ हेल्पर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और सब हेल्पर मॉलिक्यूल्स जब आके उसके साथ बाइंड होते हैं तब एक फंक्शनल पूरा एंजाइम बनता है। ठीक है, तो जब सारे कोफैक्टर्स बाइंड करेंगे एपो एंजाइम से तब जाके कंप्लीट एक्टिव एंजाइम बनेगा। तो 3 मेन कोफैक्टर्स होते हैं, जैसे पहला वाला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम, और तीसरा है मेटल आयंस। तो अब एक एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एक ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम से टाइटली बाइंड होता है, एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम मतलब जो प्रोटीन पार्ट होता है उससे टाइटली बाइंड रहेगा। ठीक है, ये परमानेंटली अटैच रहता है। ये जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है एंजाइम के एक्टिव साइट का। फॉर एग्जाम्पल इन एंजाइम्स लाइक पेरोक्सीडेज और कैटालेज जो हेल्प करती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करने में इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हीम। हीम जो होता है वो एक असेंशियल बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है एंजाइम को फंक्शन करने के लिए, और डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्रोटीन पार्ट होता है उसका एक इंटीग्रल, जो प्रोटीन पार्ट मतलब एपो एंजाइम, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, अटैच रहता है उससे और परमानेंटली अटैच रहता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद हम बात करेंगे को एंजाइम की। को एंजाइम जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो डिफर करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप से इन दैट दे आर ओनली लूजली एसोसिएटेड विद एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे एकदम टाइटली एसोसिएटेड रहता है, वैसे को एंजाइम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन लूजली एसोसिएटेड रहते हैं। देयर बाइंडिंग इज टेम्पररी, उनका बाइंडिंग टेम्पररी होता है, यूजुअली जस्ट ड्यूरिंग द कैटालाइसिस प्रोसेस। जब तक कैटालाइसिस प्रोसेस होगा तभी तक को एंजाइम्स जो है वो बाइंड रहती हैं। एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो वो डिसोसिएट हो जाती है एंजाइम से। इंपॉर्टेंटली जो को एंजाइम्स होती हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती है इन मल्टीपल रिएक्शंस एज दे आर नॉट स्पेसिफिक टू जस्ट वन एंजाइम। यानी कि जो को एंजाइम है वो किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम को पकड़ के नहीं बैठे हैं, वो एक बार रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक एंजाइम को छोड़ के दूसरे एंजाइम के साथ जाके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एंजाइम को स्पेसिफिक नहीं है, वो डिफरेंट एंजाइम के साथ काम कर सकते हैं। बहुत सारे को एंजाइम्स जो होते हैं वो विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो को एंजाइम है NAD, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, एंड NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो है उसमें विटामिन नियासिन होता है। ठीक है, और ये को एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेटल आयंस की, सबसे लास्ट जो है। सर्टेन एंजाइम जो होती हैं उनको मेटल आयंस चाहिए होते हैं कोफैक्टर्स। जो मेटल आयंस होते हैं वो फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद अमीनो एसिड साइड चेन्स एट द एंजाइम्स एक्टिव साइट। एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसकी जो अमीनो एसिड चेन होती है वहाँ पे जाके मेटल आयंस जो है वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एट द सेम टाइम दे फॉर्म बॉन्ड्स विथ सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेंगे, स्टेबिलाइजिंग द रिएक्शन एंड फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। अब एग्जाम्पल है जिंक विच इज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो ब्रेक करती है प्रोटीन्स को। जिंक जो है वो हेल्प करता है स्टेबिलाइज एंजाइम को स्टेबिलाइज करने में, उसका स्ट्रक्चर स्टेबिलाइज करने में, और एक डायरेक्ट रोल प्ले करता है इनटू द कैटालाइसिस। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें को फैक्टर्स की, तो को फैक्टर्स अगर निकाल दे तो एंजाइम जो है अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी खो देगा। तो हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि को एंजाइम्स के बिना एंजाइम जो है वो, जो को फैक्टर्स होते हैं उनके बिना एंजाइम जो है वो फंक्शन नहीं कर सकती है। तो इन हेल्पर मॉलिक्यूल्स के बिना एंजाइम कोई भी रिएक्शन को कैरी आउट नहीं कर सकती है, समटाइम्स कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाती है। तो इनका जो रोल है वो काफ़ी वाइटल हो जाता है बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। तो यहाँ पे हमारा क्लास 11 का NCERT बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।